हेलो बच्चों, वेलकम। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, क्लास 12th नागरिक शास्त्र विषय के खंड क भाग का दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः आपके सामने आज उपस्थित हैं अपने नए वीडियो को लेकर के, अपने आगे के लेक्चर को लेकर। अभी तक हमने दो ध्रुवीयता के बारे में जाना कि किस प्रकार एक ध्रुव, विश्व के एक ध्रुव अर्थात सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसका घटना चक्र क्या था और विघटन के क्या परिणाम निकले। और उसी परिणाम का अंत बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित भी है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 नए राज्यों का उदय हुआ। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ अर्थात विश्व की दूसरी महाशक्ति समाजवादी सोवियत गणराज्य का विघटन 1991 में हो गया और साथ ही वहां पर जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसका भी विघटन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप 15 नए राज्यों का उदय हुआ। आपके स्क्रीन पर 15 राज्यों का को प्रदर्शित किया गया है। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, अजरबैजान, तजाकिस्तान, मोल्दोवा और कजाकिस्तान। इस प्रकार ये 15 नए स्वतंत्र राज्य हो गए। साम्यवाद के बाद, साम्यवाद का पतन हुआ, उसके बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक समाजवादी सत्तावादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टबद्ध संक्रमण से होकर के गुजरे। अर्थात वहां समाजवाद की समाप्ति लगभग तय थी और वो किस ओर आगे बढ़ रहे थे, वो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे। और संक्रमण काल था अर्थात बच्चों जब हम एक चीज को छोड़ करके दूसरे चीज में प्रवेश करते हैं तो वो अवस्था संक्रमण काल कहलाती। तो ये भी समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाने का एक संक्रमण काल था। उस संक्रमण कालीन अवस्था से होकर के वो गुजर रहे थे। तो इस समय साम्यवादी शासन में एक के बाद जो थेरेपी सामने आई वो आई शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, विश्व बैंक और मुद्रा कोष ने इस थेरेपी को अपनाया अर्थात पूंजीवाद की ओर, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक मॉडल अपनाया जिसे शॉक थेरेपी नाम दिया गया अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। जितने भी नव स्वतंत्र देश थे जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों में धीरे धीरे साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण बढ़ता चला जा रहा था और विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। शॉक थेरेपी में निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना अर्थात पूरी तरीके से पूंजीवादी पद्धति को अपनाना, समाज के किसी भी क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था को न अपना करके पूंजी तरीके से पूंजी प्रधान पद्धति को अपनाया जाए, पूंजीवादी पद्धति से कृषि की जाए
मुक्त व्यापार को अपनाया जाए, यानी दो देशों के बीच व्यापार में किसी तरह के रोक टोक ना हो, वित्तीय खुलापन हो, इन सबको महत्व दिया गया, अर्थात शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी दूसरी दुनिया के देशों अर्थात समाजवादी देशों की गति और गहनता इसकी अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बहुत बड़ी सीमा तक एक जैसी थी। हर देश को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर पूरी तरीके से मुड़ना था। इसका मतलब यह था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरीके से निजात पाना था। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, अर्थात सभी लोग संपत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। तो शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। सन 1990 में 91 में ये घटना हुई, उसके पहले ही ये प्रणाली धीरे धीरे समाज की ओर अग्रसर थी। सन 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस अनंत लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, तहस नहस हो गई और जनता को बहुत अधिक नुकसान हुआ, बहुत अधिक बर्बादी झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जितना भी था, जो राज्य के नियंत्रित में रहता था, वो चरमरा उठा, छटपटा उठा और लगभग 90% उद्योग जो सरकार के हाथों में थे, जिस पर सरकारी अस्तित्व पाया जाता था, वो सरकारी क्षेत्र से निकल करके निजी हाथों में जा पहुंचा और निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण, चूंकि सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिकरण नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियां कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। इसे इतिहास में सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उनको औने पौने जो भी दाम मिले उसमें बेच दिया गया, क्योंकि प्रयास किया गया कि कुछ भाव तो मिल सके। यद्यपि यह महाबिक्री में भाग लेने के लिए समस्त जनता को अधिकार पत्र प्रदान किए गए थे, लेकिन अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों को बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। जनता के पास पूंजी या धन समाप्त प्राय हो चुका था। दूसरा जो परिणाम सामने आया, रूसी मुद्रा में गिरावट। तो जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इसी तरह रूस देश में जो मुद्रा चलती है उसे रूबल कहते हैं। अलग अलग देश की अपनी मुद्राएं होती हैं, तो रूसी मुद्रा यानी रूबल में बहुत अधिक गिरावट आई। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। मुद्रास्फीति बढ़ गई, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई बढ़ गई, मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई, महंगाई बढ़ गई। शॉक थेरेपी वास्तव में एक आघात था, इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट प्राय हो गई। इसका उपचार कोई नहीं था, क्योंकि जनता को उपभोग के आनंद लोक की बात कही गई थी कि इसका उपभोग करने से हमें आनंद मिलेगा, हमारी स्थितियों में परिवर्तन आएगा, हम विकास कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। तीसरा, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति शॉक थेरेपी का तीसरा परिणाम था, क्योंकि समाज में पूरी तरीके से परिवर्तन किया गया। हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे, तो शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली भी समाप्त हो गई।
अब लोगों में खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगी और देश को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। पुराना व्यापारिक ढांचा टूट चुका था, लेकिन उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया गया। सोवियत संघ से जितने भी राज्य अलग हुए थे, उन राज्यों में समाज कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को क्रम से नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। व्यवस्था बदलने से लोगों को प्रदान की जाने वाली जितनी भी सरकारी या राज्य की रियायतें थी वो समाप्त हो गईं। लोग निर्धन होते चले गए और अधिक निर्धन, इस तरह निर्धनता के दुष्चक्र में फंसते चले गए। इस कारण मध्यम और शिक्षित वर्ग का पलायन हुआ और वहां कई देशों में एक नया वर्ग उभर करके सामने आया, जिसे माफिया वर्ग के नाम से भी जाना जा सकता है। और इस वर्ग ने जितनी भी वहां पर आर्थिक गतिविधियां थीं, उद्योग थे, व्यापार थे, उनको अपने हाथों में ले लिया और परिणाम क्या हुआ? इसका अगला दुष्परिणाम आर्थिक असमानताओं का जन्म हो गया। निजीकरण से नई विषमता को जन्म मिला। निजीकरण से समाज में दो वर्ग उभर करके सामने आए, निर्धन वर्ग और धनी वर्ग, अर्थात अमीर और गरीब के मध्य खाई सोवियत संघ में भी शामिल हो गई। इस प्रकार धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानता ने जन्म ली। शॉक थेरेपी का अगला परिणाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं प्रदान की। सोवियत संघ से जितने भी राज्य अलग हुए थे, उनको शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो पाया। सभी देशों ने जल्दबाजी में अपने अपने देश का संविधान तैयार किया। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गईं। फलस्वरूप जो रूस की संसद थी वो अपेक्षाकृत एक कमजोर संस्था हो गई। शासकों का सत्तावादी स्वरूप एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई और इसमें से कुछ सत्तावादी हो गए, जिसके कारण वो अपने फैसले लेने में भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते थे। उन्हें इतने अधिकार नहीं दिए गए थे कि वो अपने पूरी तरीके से फैसले भी ले। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी स्थापित नहीं की गई। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में न्यायिक संस्कृति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अभी तक स्थापित नहीं हो पाई थी और इसके बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं था, जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक था। संघर्ष और तनाव। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो 15 राज्य उत्पन्न हुए, उनमें संघर्ष का दौर चला, तनाव का दौर चला। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। अधिकांश गणराज्यों में गृह युद्ध को नजदीक से देखा, यानी ऐसी संभावना हो रही थी कि इन क्षेत्रों में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। गृह युद्ध मतलब बच्चों, देश के अंदर दो जातियों, दो वर्गों के बीच युद्ध जैसी स्थिति को ही गृह युद्ध कहा जाता है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी शक्तियों का भी हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इससे वहां की स्थिति अत्यंत ही जटिल हो गई, क्योंकि देश के अंदर भी अवरोध हो रहे थे और देश के बाहर से भी शक्तियां उन पर दबाव डाल रही थी। तो पूर्व सोवियत संघ में स्वतंत्र हुए गणराज्यों में आंतरिक संघर्ष एवं तनाव को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन। रूस के दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी,
मास्को ने चेचन्या विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तौर तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से सैन्य बमबारी को उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, तो इससे स्वतंत्रता की आवाज को दबाया नहीं जा सका। तजाकिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। 1991 से 2001 के मध्य तजाकिस्तान में गृह युद्ध लगातार होते चले गए, जिसके कारण वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। वहां पर भी अलग अलग वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे थे। जॉर्जिया में भी लगातार संघर्ष चल रहा था। उसके 2 प्रांत स्वतंत्र होना चाहते थे, जिस कारण वे युद्ध कर रहे थे। इसके अलावा जॉर्जिया में वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी संघर्ष चल रहा था। यूक्रेन और किर्गिस्तान में भी आंदोलन प्रारंभ हो गए और वहां पर भी जनता शासक को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो रही थी। जगह जगह नदी जल संबंधी विवाद भी हो रहे थे कि इस नदी का जल इस क्षेत्र से होकर के इस क्षेत्र तक जाता है, तो कौन उस नदी के जल का ज्यादा उपयोग करेगा। इससे संबंधित विवाद भी जगह जगह होते और विदेशी शक्तियों की इस क्षेत्र में रुचि बढ़ती चली गई। कारण क्या था? अनेक कारण थे। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों के विशाल भंडार थे। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इस कारण से यह बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है और पश्चिमी एशिया के नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना भी बनाना चाहते थे, तो रूस इन राज्यों को अपना समीपवर्ती विदेश मानते थे। उनका मानना था कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े थे और चीनियों ने भी समीपवर्ती क्षेत्र में आकर के व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इससे स्पष्ट होता है बच्चों कि सोवियत संघ से अलग होकर के जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र बने, वे सभी अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। कहीं कहीं छुटपुट हिंसक घटनाएं हो रही थी, कहीं कहीं गंभीर रूप से गृह युद्ध के हालात बने हुए थे। कई देश जातीय और धार्मिक समस्याओं से भी जूझ रहे थे। इन सब बातों से सभी देशों में अस्थिरता का, जितने भी देश स्वतंत्र हुए थे, सभी देशों में अस्थिरता का माहौल था और आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जितनी भी ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का, इन तनावों का, इन संघर्षों का अंत करना अति आवश्यक था। इन समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यक था और यह समाधान वह देश स्वयं ही आपस में अपने देश की जनता के साथ मिलकर या कोई कठोर निर्णय लेकर ही कर सकते। तो बच्चों, आज यहीं तक इस लेक्चर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप अपनी कॉपी में लिख करके उसको आप अभ्यास करेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताइए। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हुआ। और लास्ट, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया। बच्चों, अगर आपने लेक्चर सुना है, जरा सा भी ध्यान दिया है, तो बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझसे इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।